हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि संविधान के मूल संरचना में केवल 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? वर्तमान में है 12 अनुसूची। तो ये आपको एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रथम अनुसूची के साथ में। तो प्रथम अनुसूची जो है उसमें जो उल्लेख किया गया है वो भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में सिर्फ क्या है? राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख, जिसमें राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की संख्या 8 है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है हमारी दूसरी अनुसूची, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है वेतन भत्ते व पेंशन का प्रावधान किया गया है। और ये जिनके बारे में प्रावधान किया गया है उनमें सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश दोनों शामिल है। 8th है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें भी मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश शामिल है। और लास्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैग। इनके वेतन भत्ते व पेंशन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। ये थी आपकी दूसरी अनुसूची। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम तीसरी अनुसूची की ओर। तो तीसरी अनुसूची है हमारे सामने। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है शपथ का उल्लेख किया गया है। इसमें कुछ जो संवैधानिक पद है या कुछ संसद से रिलेटेड या कुछ सर्वोच्च न्यायालय उनसे रिलेटेड जो पद है उनकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले है संघ के मंत्री यानी सरकार के मंत्री, जैसे रेल मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री, ये सब मंत्री, इनके बारे में क्या किया है? शपथ का उल्लेख। दूसरा है संसद के सदस्य। संसद के सदस्य का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, इनमें जो जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल जितने सदस्य हैं, उन सभी की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। फोर्थ है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। कैग का उल्लेख किया गया है किसमें? तीसरी अनुसूची में, इसकी शपथ का। और आपको एक और बात बता दें कि कैग का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है फिफ्थ राज्य के मंत्री, राज्य यानी राज्य सरकार के मंत्रियों के शपथ का उल्लेख है। सिक्स्थ है फिर राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी विधानसभा के सदस्य का मतलब है यहाँ पे जो विधानसभा के सभी सदस्य और विधान परिषद के सभी सदस्यों के शपथ का उल्लेख है। सेवंथ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख है। तो कुल मिला के तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का उल्लेख। ये आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अनुसूची है हमारे सामने चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो चौथी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। यानी जैसा कि आपको पता है कि हर राज्य की और हर केंद्र यानी कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटें होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? वो 40 सीटें हैं। और जैसे आपको पता है
महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तो इस तरह सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये थी आपकी चौथी अनुसूची, आपको इसके बारे में पता चल गया कि इसमें क्या प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है आपकी पाँचवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? पाँचवीं अनुसूची में प्रावधान है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है और जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं। किसमें? पाँचवीं अनुसूची में। मतलब उनमें क्या क्या प्रावधान होंगे उसका उल्लेख पाँचवीं अनुसूची में है। फिर छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। आपको ये समझ में आया होगा। और आपको एक बात बता दें, इन सभी को छोड़ के, इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के जो बाकी राज्यों में जनजातीय क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है उनका उल्लेख किस में है? वो है पाँचवीं अनुसूची में। आई होप आपको छठी अनुसूची तक सब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची यहाँ पर छूट गई है। तो सातवीं अनुसूची में आपको ऐसे बता देता हूँ। सातवीं अनुसूची में उल्लेख किस चीज़ का किया गया है? तो दरअसल दोस्तों सातवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में। तो शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है? पहली इसमें एक सूची है संघ सूची। संघ सूची इसमें है 98 विषय। तो इन सभी विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास, यानी केंद्र सरकार के पास। दूसरी जो सूची है वह है राज्य सूची। राज्य सूची तो जो इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वह है राज्यों का। किस सूची पर? राज्य सूची पर। फिर तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो इस पर जो प्रावधान है कानून बनाने का वो केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। यानी इस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी एक ही विषय पर कानून बनाती है और उनमें टकराव पैदा होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो मान्य होगा। तो आपको सातवीं अनुसूची के बारे में पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? आठवीं अनुसूची का संबंध है कि भारतीय संविधान में जो शामिल भाषाएं हैं उनसे इसका संबंध है आठवीं अनुसूची का। जिसमें क्या प्रावधान है? आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जबकि जब संविधान का निर्माण किया गया था उस टाइम पे संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल थी। तो उसके बाद जो ये 14 से 22 इनकी संख्या हुई है वो कैसे कैसे हुई और कब कब संशोधन करके इनको बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। ये था पहला संविधान संशोधन। किसमें? आठवीं अनुसूची में। इसके तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया। तो इसके साथ ही संख्या हो गई थी 15। फिर दूसरा 1992 में। तो 1992 में क्या हुआ? 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। पहली थी इसमें कोंकणी, दूसरी थी मणिपुरी और तीसरी थी नेपाली। तो इस तरह से जो दूसरा संशोधन हुआ था 71वां, उसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया और इसी के साथ संख्या हो गई थी 15 से बढ़कर 18। कब? 1992 तक। फिर इसके बाद एक संशोधन हुआ 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषाएं कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ने के साथ ही भारतीय संविधान में कुल संवैधानिक भाषाओं की संख्या हो गई थी 22, जो वर्तमान में भी 22 ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान में कब कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई और इसमें कितनी भाषाएं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 9वीं अनुसूची पर।
तो नवी अनुसूची में जो क्या क्या प्रावधान है, तो जो नवी अनुसूची थी उसमें प्रावधान थे। इसके तहत क्या किया गया था कि भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए जाएंगे उनको सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए एक अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका नाम था नवी अनुसूची। यानी कहने का मतलब ये है कि भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे उनको नवी अनुसूची में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि इसमें जोड़ने से जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उससे इनको बचाया जा सके। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे इसका दुरुपयोग करते गए, दुरुपयोग कैसे किया गया कि जो भूमि सुधारों या जमींदारी प्रणाली से संबंधित प्रावधान भी नहीं थे, यानी कानून का संबंध जिनका भूमि सुधारों से या जमींदारी प्रणाली से भी नहीं था, उनको इसमें जोड़ना शुरू कर दिया गया और ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। तो इस तरह से इसका दुरुपयोग शुरू स्टार्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून इसमें शामिल किए गए हैं, किसमें, नवी अनुसूची में, उनकी न्यायिक समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। कब से? जो 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें शामिल किए गए हैं। तो 24 अप्रैल 1973 का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, केस मनन भारतीयवाद केस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नवी अनुसूची का इम्पोर्टेंस किस लिए था। भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए कानून बनाने से संबंधित था। बढ़ते अगले 10वीं अनुसूची की ओर। तो 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान है वो है दल बदल से संबंधित। यानी दल बदल के आधार पर संसद या विधानसभा के सदस्य जो एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यों की क्या अयोग्यता के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। तो ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी संविधान में? तो जैसा कि आपको पता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 ही थी। तो ऐसे अब इसी क्रम में 10वीं कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। किसको जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को, जिसमें प्रावधान था दल बदल परिवर्तन से। किनके परिवर्तन से? दल बदल। किनके? संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य से। अगर कोई दल बदल करता है तो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस बारे में ये था इसमें। फिर नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है पंचायती राज व्यवस्था से, जिसका उल्लेख पंचायती राज का किस में किया गया है? संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी जिन्हें कहते हैं हम DPSP, उसके आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू करने के लिए, यानी इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को? तो वो दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसी के तहत यह अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारे अनुसूची है 12वीं और अंतिम अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया है? 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है नगर पालिका व्यवस्था का। ठीक है, जैसे 11वीं अनुसूची में ये पंचायती राज व्यवस्था का है, इसका संबंध है ग्रामीण क्षेत्र से। तो ऐसे ही है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका व्यवस्था, इसका संबंध है शहरी क्षेत्र से। तो इसको नगर पालिका व्यवस्था को जोड़ने के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो ये 12 के 12 अनुसूची आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये 25 हैं। जबकि टोटल कितनी अनुसूची हैं? जैसा कि आपको अभी बता ही दिया गया है, इनकी संख्या है 12। साथ ही भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल है? वो है 425। ये भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो आज का सेशन करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।